दोस्तों आज तक मैंने ऐसी बहुत सी हॉन्टेड वीडियोस को कवर किया है जो यकीन मानिए अपने आप में एक अपना वजूद रखती हैं कि हाँ इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज देखी गई जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। वो चाहे या फिर एक पेड़ हो या फिर कोई जगह हो या फिर कोई पहाड़ हो या फिर कोई घर ही क्यों ना हो। जी हाँ, एक घर जो कि एक समय पर किसी परिवार को एक छत देने का काम किया करता था, लेकिन आज वो एक भूतिया घर बनकर रह चुका है। जी हाँ, अगर एक अनुमान लगाया जाए तो इस दुनिया में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा हॉन्टेड हाउस मौजूद हैं, और अगर मैं उन पर एक एक वीडियो बनाने लग जाऊं तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूं ये एक खास स्पेशल सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल असल में एक समय पर हुआ था। आप खुद सोच कर देखिए, एक ऐसा घर जिसके अंदर जाते ही लोग अपने आप को चाकू मारने लग जाते हैं। आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? खैर, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। तो इस कहानी को, इस घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका के आयोवा में बने एक छोटे से कस्बे विलिस्का के अंदर जाना होगा। और यहीं पर एक ऐसा घर बंद पड़ा हुआ है जो पिछले 1 से ज़्यादा शतक से आज तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी हाँ, इसका नाम है द विलिस्का मर्डर हाउस। ये कस्बा बहुत छोटा सा है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार लोग रहा करते हैं। और इसी छोटे से कस्बे में बने इस घर के अंदर एक परिवार रहा करता था जिसे हम मूर फैमिली के नाम से जानते थे, जिसमें इस परिवार का मुखिया जोशिया मूरे और उनकी पत्नी सारा मूरे और इनके कुल टोटल 4 बच्चे मौजूद थे, जिनका नाम था हरमन मॉन्टगोमेरी, मैरी कैथरीन, आर्थर बॉयड और पॉल वेर्नॉन। अगर फैमिली स्टेटस की बात करूं तो इन लोगों के पास उस समय अंधा पैसा हुआ करता था। जी हाँ, पैसों की कोई कमी नहीं थी। अपने आसपास के इलाकों के सबसे अमीर घरानों में इनका नाम लिया जाता था। जब भी कोई शहर में बड़ा फंक्शन होता था तो लोग इस परिवार को याद करना बिल्कुल नहीं भूलते थे। लेकिन तब आया 9 जून 1912 का दिन। बिल्कुल आम सा दिन था इस परिवार के लिए, और ये परिवार सुबह उठा, दोपहर तक पहुंचा, शाम तक पहुंचा, और शाम होते होते इस परिवार ने अपने ही पास में बने एक चर्च के अंदर एक फेस्टिवल करवाया था, मतलब कि एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया था जो कि बच्चों के लिए होने वाला था। ये कार्यक्रम का आयोजन और किसी ने नहीं बल्कि मैरी कैथरीन ने ही करवाया था। और इस फंक्शन के दौरान उसने अपने 2 छोटे छोटे दोस्तों को, जी हाँ स्ट्रिलिंगर सिस्टर्स को, इस मौके पर इनवाइट कर लिया कि तुम भी आ जाओ, हमारे घर फंक्शन है और आराम से मजा करेंगे। तो ये दोनों छोटी छोटी लड़कियां भी यहाँ पहुंच गई जिनका नाम लीना और मे स्ट्रिंगर था। शाम होते ही ये सभी लोग इकट्ठा हुए और अपने पास में बने उस चर्च में गए। वहां पर इन्होंने पूरे प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया, खाना पीना किया, और रात के तकरीबन 10 बज चुके थे तब ये इस चर्च से बाहर निकले और अपने घर तक जाने लगे। घर भी सही सलामत पहुंच गए, लेकिन जो स्ट्रिलिंगर सिस्टर्स थी वो बहुत छोटी छोटी थी। तो मूर फैमिली ने कहा कि तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो, इस तरह से रात को तुम दोनों को अकेले हम नहीं भेज सकते, तो तुम हमारे घर ही सो जाओ। तो मैरी भी इस बात से खुश थी कि उसके दोनों दोस्त उसके साथ ही सो जाएंगी। तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये अब 8 के 8 बंदे अपने घर के अंदर घुस गए। अब पूरा परिवार यहाँ इस घर के अंदर आराम से सो रहा था। पूरी रात सही बीत गई और सुबह 7 बज गए। जब सुबह 7 बजे इस घर के पड़ोस में रहने वाली मैरी मैकलाम नाम की इस महिला ने कुछ अजीब चीज़ नोटिस की। जी हाँ, उन्होंने नोटिस किया कि वो हर रोज़ की तरह अपने घर के बाहर बने गार्डन में पानी वगैरह डालने आई है, पौधों को पानी देने आई है, लेकिन हर रोज़ की तरह आज मूरे फैमिली का दरवाज़ा नहीं खुला है, वरना उनका दरवाज़ा सुबह 6 बजे से भी पहले खुल जाया करता था और घर में चहल पहल हो जाती थी। घर के सभी लोग बहुत जल्दी उठ जाते थे और बाहर बगीचे में आकर पौधों को पानी वगैरह डालते थे और आराम से बैठ जाते थे। लेकिन आज यहाँ कोई नहीं आया, दरवाज़ा तक नहीं खुला। क्या हो सकता है? जिसके बाद मैरी पैकलाम को काफी अजीब लगा और ये बात मैरी पैकलाम के दिमाग में बैठ गई और वो तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर मूर फैमिली के घर के दरवाजे पर जा पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा उसने खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो उसने हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं खुला क्योंकि दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था। अब जो उसके दिमाग में जो डर चल रहा था, जो चिंता चल रही थी, वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद मैरी पैकलाम परेशान होकर रोज मूरे को फोन करती है। रोज मूर और कोई नहीं बल्कि जोशिया मूरे का ही छोटा भाई था जो इस घर के पास ही दूसरी गली में रहा करता था।
तो रोज़ मूर मौके पर पहुंचता है और वो भी दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करता है। घर के चारों ओर जाता है, एक एक खिड़की को अच्छे से देखता है, लेकिन खिड़की को देखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बहुत अजीब रूप से इस घर की हर खिड़की के आगे पर्दे डले हुए थे, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मूर फैमिली हमेशा अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को खोल कर रखते थे ताकि ताज़ी हवा अंदर आती रहे, लेकिन अब की बार घर की हर खिड़की के आगे पर्दे डल चुके थे। कोई बात नहीं, यहाँ रोज़ मूर के पास इस घर की एक दूसरी चाबी मौजूद थी, और जैसे ही उन्होंने इस घर का मुख्य दरवाज़ा खोला, अंदर घुसे तो अंदर एक बहुत ही अजीब सी शांति मौजूद थी। कोई हलचल मौजूद नहीं थी, किसी की भी चूं चां कोई मौजूद नहीं थी। ये देखकर रोज़ मूरे के भी कान खड़े हो गए कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। वो सबसे पहले नीचे ही बने गेस्ट बेडरूम की तरफ जाता है और उसका दरवाज़ा खोलता है। उसका दरवाज़ा खोलते ही उसने सामने देखा कि वहाँ पर स्ट्रीलिंगा सिस्टर्स बेड पर मृत पड़ी हुई थी। जी हाँ, दोनों के सिर जो थे वो काट डाले गए थे, और ये देखते ही रोज़ मूरे बहुत ज़्यादा डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो चिल्लाता हुआ बाहर निकला। उसने बाकी के मेंबर्स को तो देखने की हिम्मत तक नहीं करी कि वो जिंदा है या फिर वो मर गए, वो है कहाँ इस घर में, कुछ नहीं। वो सीधा भाग आया बाहर और आते ही मैरी पैकलाम से कहा कि पुलिस को बुलाओ। तकरीबन 8:20 पर इस घर की तलाशी लेने के लिए, अंदर छानबीन करने के लिए वहां के पुलिस मुखिया हेनरी हैंक हॉर्टन नाम के बंदे वहां पर पहुंच चुके थे, और अब उन्होंने अंदर जाकर छानबीन शुरू करी। और जैसे ही पुलिस ने यहाँ अंदर अपनी छानबीन शुरू करी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए अंदर का मंजर देखकर। सबसे पहले तो स्ट्रीलिंगा सिस्टर्स, जिन दोनों को बिल्कुल एक जैसे तरीके से मारा गया था, कुल्हाड़ी के साथ उन्हें काट डाला गया था। जी हाँ, उनके जो गर्दन थी वो शरीर से अलग हो चुकी थी, और जो उनका सर था, उनके जो खोपड़ी थी, उसके ऊपर इतने वार किए गए थे कि वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। बचने का कोई सवाल नहीं था। वो बाकी के अलग अलग कमरों में छानबीन करते हुए आगे बढ़े, और एक एक कर पूरे मूर फैमिली की लाशें उन्हें वहां मिलती गई, और सभी को बिल्कुल एक ही जैसे तरीके से मारा गया था। सभी के सर काटे गए थे, सभी के खोपड़ियों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। और यहाँ इन सभी लाशों में सबसे ज्यादा बुरी हालत किसी और की नहीं बल्कि इस परिवार के मुखिया जोशिया मूरे की ही थी। जब उनकी लाश को देखा गया तो उनकी लाश उनके ही बेडरूम में बने एक काउच के ऊपर पड़ी हुई थी, और काउच के ऊपर इतनी बेरहमी से उन्हें रखकर मारा गया था जैसे उन्हें इस चीज की सजा दी गई हो। घर की छानबीन के दौरान पुलिस को यहाँ मर्डर वेपन भी मिल चुका था। जी हाँ, वही कुल्हाड़ी जिससे इस पूरे परिवार के साथ साथ बेचारी उन 2 छोटी छोटी बच्चियों को भी निपटा दिया गया था। वो कुल्हाड़ी अब पुलिस को इस घर की रसोई में मिली, और वो कुल्हाड़ी किसी और की नहीं बल्कि इस घर के परिवार की मुखिया जोशिया की पत्नी सारा मूरे की ही थी। अब ये मत समझिएगा कि उसने इस सारे कांड को अंजाम दिया है, बेचारी वो तो खुद इसका शिकार थी। तो यहाँ बस ये उसकी कुल्हाड़ी थी, क्योंकि वो बाहर गार्डन के लिए अपने पेड़ पौधों के लिए लेकर आई थी, लेकिन यही कुल्हाड़ी अब इस पूरे परिवार के खात्मे का कारण बनी। डरा देने वाली बात यहाँ ये थी कि जोशिया मूरे के शरीर से, उनके सर से उनकी आंखें तक गायब हो चुकी थी। उनकी आंखें कहाँ गई ये आज तक हम कभी पता नहीं लगा पाए। बच्चों के ऊपर भी बिल्कुल भी तरस नहीं खाया गया, उन्हें भी बिल्कुल एक जैसे तरीके से ही मारा गया था। उनका भी सर अलग अलग किया गया था। खैर, पुलिस ने सभी लाशों को निकालकर डॉक्टर्स के हाथों में सौंपा, और डॉक्टर्स ने यहाँ कन्फर्म कर दिया कि इन सभी का मर्डर रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में कभी हुआ है। पुलिस को यहाँ जांच करते हुए इस घर के अंदर 2 सिगरेट्स भी जली हुई मिली। जी हाँ, वो सिगरेट्स पी हुई थी, लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि इस घर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्मोकिंग करता हो, जो सिगरेट वगैरह पीता हो। तो यहाँ ये सिगरेट्स किसकी थी? ऑब्वियसली उस मर्डरर की, उस व्यक्ति की जिसने इन 8 के 8 लोगों को निपटा डाला, और बाद में या फिर हो सकता है पहले से ही वो इस घर के अंदर छुप कर बैठा हो और आराम से सुट्टे फूंक रहा हो। पुलिस की जांच और डॉक्टर्स की रिपोर्ट में सामने आया कि जिस समय सारा कांड किया गया था उस समय इस घर के अंदर एक बच्चा जगा हुआ था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्ट्रीलिंगा सिस्टर्स में लेना स्ट्रीलिंगर्स थी। आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ यही एक ऐसी व्यक्ति थी जिसकी बॉडी पर निशान थे फाइट बैक करने के। मतलब कि जब वो आदमी इस बच्ची के ऊपर हमला कर रहा था, छोटी सी बच्ची के ऊपर हमला कर रहा था, तो इस बच्ची ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिशें करी। उसके शरीर पर, उसकी पीठ पर निशान थे उसे पकड़ने के, उसे खरोचने के। तो ऑब्वियसली वो लड़की अपने आप को बचाने की यहाँ कोशिश कर रही थी। अब यहाँ कांड हो चुका था, परिवार पूरा निपट चुका था, तो ऑब्वियसली अब टाइम था इस कांड के पीछे हाथ किसका है ये पता लगाने का। तो ऑब्वियसली सबसे पहले इस परिवार के दुश्मनों का पता लगाया गया कि कौन कौन है जो इस परिवार के मरने से खुश हो सकता है। तो
तो सबसे पहले नाम आया रेवेंडर जॉर्ज कैली का, जिसके बाद फ्रैंक एफ जोश और विलियम कैल्विस के नाम भी सामने आए। इसके अलावा जो दूसरा पुलिस का मेन सस्पेक्ट था वो था हेनरी ली मूरे। लेकिन जब पुलिस ने इन सभी को उठाया और इन्हें रिमांड पर लिया तो यकीन मानिए पुलिस को इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ये लोग मर्डर के वक्त इस घर के अंदर मौजूद थे। कोई सबूत यहाँ इनके खिलाफ नहीं था तो पुलिस को मजबूरन इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पुलिस को ये बात भी पता थी कि हेनरी ली मूरे के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है, बहुत तगड़ा कारण है इस परिवार को निपटाने का। जी हाँ, यहाँ जांच में पता चला था कि हेनरी ली मूरे जो था वो एक सीरियल किलर था और यहाँ मूरे फैमिली के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे यानी कि जो जोशिया मूरे के जो माता और उनकी दादी थी, उनका भी कत्ल बिल्कुल इसी तरीके से इसी व्यक्ति द्वारा किया गया था। बिल्कुल सेम तरीका था, या सिर्फ यहाँ बंदे वो दो थे, जोशिया मूरे की माता और उनकी दादी। लेकिन यहाँ पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था तो मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। दूसरा सबसे प्राइम सस्पेक्ट था रेवेंडर जॉर्ज कैली। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एक सनकी सीरियल किलर था जो सिर्फ इसलिए बदनाम था क्योंकि ये मर्डर करते टाइम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया करता था। इसलिए पुलिस को यहाँ इस पर शक हुआ कि हो सकता है यहाँ इसने इस परिवार को निपटाया हो। पुलिस ने तुरंत जॉर्ज कैली को उठाया और उसकी कुंडली खंगाली। उसमें सामने आया कि 8 जून की शाम को ये बंदा विलिस्का टाउन आया था और तकरीबन 10 जून की सुबह 5 बजे ये बंदा इस शहर से वापस बाहर गया। तो ऑब्वियसली यहाँ ये कांड जो था पूरे इसी अंतराल के बीच में हुआ था, तो ऑब्वियसली हो सकता था कि इसने किया हो। तो पुलिस ने उसे उठा लिया और इसे पूछताछ करी। लेकिन ये पहले तो मना करता रहा, बिल्कुल भी मना करता रहा क्योंकि इसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। पुलिस को भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में इसने ये कहने लगा कि हाँ मैंने ही तो मर्डर किया है, मुझे उठाओ, मुझे इसकी सजा दो। क्योंकि ये पागल था, इसकी रिपोर्ट जो थी सभी पागलों वाली आ रही थी, तो पुलिस को इसके ऊपर शक नहीं हुआ और इसकी कही हुई बातों को री इन्वेस्टिगेट किया। तो पुलिस ने इससे पूछा कि बताओ तुमने कैसे कैसे मर्डर किया। तो इसने अपने आप ही एक नई स्टोरी बना दी और पुलिस को दे दी। पुलिस ने जब उस घर के अंदर जाकर फिर से इन्वेस्टिगेशन करी तो वो स्टोरी बिल्कुल फेक निकली। उसके अकॉर्डिंग कोई भी वहाँ पर चीज़ मौजूद नहीं थी, कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। तो मजबूरन पुलिस को जॉर्ज कैली को छोड़ना पड़ा और वो अब आज़ाद था। लेकिन वो फिर भी बार बार कोर्ट को लेटर लिखता रहा कि हाँ ये मर्डर मैंने ही किए हैं, तुम क्यों पागल हो रहे हो, ये मर्डर कोई और मेरे अलावा कर ही नहीं सकता। एक दिन तो हद हो गई जब वो सीधा ये बात चिल्लाता चिल्लाता कोर्ट में ही जा पहुंचा और जज के सामने कहने लगा कि आप मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे हो। जज भी ये सोच रहा होगा कि ये अजीब बंदा है और इसे उड़ते हुए तीर लेने का बहुत शौक है। लेकिन मजबूरन जज कोई उड़ता तीर उसको नहीं दे सकता था, तो उसे वहाँ मान्य नहीं माना गया और उसकी जो कन्फेशन थी वो सिरे से नकार दी गई और यहाँ सिर्फ वो जज का टाइम वेस्ट कर रहा था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो थी वो तकरीबन 5 साल तक चली। ऑब्वियसली केस बहुत हाई प्रोफाइल था, पूरा अमेरिका इस केस से डरा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ टाइम लगना था इस केस में। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी ये केस पूरी तरह से कभी सुलझ ही नहीं पाया। पूरी तरह से तो क्या, बिल्कुल भी सुलझ ही नहीं पाया क्योंकि यहाँ जिन जिन सस्पेक्ट्स पर शक था उन्हें छोड़ दिया गया था और अब ये जो घर था इन 5 साल के अंतराल में पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में था। पुलिस इसे पूरी तरह से बंद रखे हुई थी। तो ऑब्वियसली अब एक लावारिस पड़ा हुआ घर बहुत जल्दी भूतहा बन जाता है और यहाँ तो वैसे भी 8 मर्डर हुए थे इस छत के नीचे, वो भी एक रात में, तो इसे तो भूतहा बनना ही था। आसपास के जो लोग थे वो अब इस घर से डरने लगे थे, इसे देखते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि रात के टाइम इस घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी, लोगों के हंसने की आवाज़ें आती थी, चलते हुए लोग इस घर के अंदर दिखाई दे रहे थे, अपने आप लाइट इस घर के अंदर चल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात थी कि लोग अब इसे देखकर रातों की नींद ही अपनी भूल रहे थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक ऐसा घर है जो अब एक नया नया हॉन्टेड हाउस बना है, तो बात सीधी सी थी, लोग पूरी दुनिया से यहाँ आने लगे और इस हॉन्टेड हाउस के अंदर जा जाकर अपना एक्सपीरियंस करने लगे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ की सरकार भी इसे हॉन्टेड हाउस मानने लगी थी और जो भी यहाँ इसके अंदर जाता था, थोड़े टाइम रुकता था, तो सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को $421 इनाम के तौर पर दिए जाते थे। जी हाँ, अगर आज आपको किसी हॉन्टेड हाउस में जाने के $421 यानी कि तकरीबन 30,000 रुपये आपको दिए जाएं, तो क्या आप किसी हॉन्टेड हाउस में जाएंगे? हो भी सकता है आप में से बहुत से लोग हाँ बोल दें, लेकिन ना भी बोलने वाले बहुत मिलेंगे। जब दुनिया भर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता लगा कि वहाँ की सरकार ने इसे एक हॉन्टेड हाउस मान लिया है और लोगों को पैसा दे रही है उस घर के अंदर जाकर कुछ टाइम बिताने का, तो ऑब्वियसली
सभी अपना झोला झपटा उठाकर तामझाम उठाकर इस घर के बाहर खड़े थे कि हाँ हम जाएंगे, हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, हम जाकर पता लगाएंगे कि अंदर चल क्या रहा है, अंदर मामला क्या है। तो बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस घर के अंदर गए। आपको नहीं पता कि अगर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कौन होते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अपने चारों तरफ, मतलब कि किसी भी जगह पर चारों तरफ जो भी एनर्जीज मौजूद होती हैं, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उनका पता लगाते हैं। और ऐसा ही एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था रॉबर्ट लॉरेंस जूनियर। वो भी इस घर के अंदर गया था, अंदर छानबीन करने के लिए, अंदर पता लगाने के लिए कि असल में इस घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। वो अपने साथ अपने डिफेंस के लिए कुछ सामान लेकर गया था, जैसे कि लाठी, चाकू और कुछ एक स्टन गन टाइप भी कुछ था उसके पास, तो ताकि अगर अंदर कुछ सीन बने तो वो तुरंत अपने आप को डिफेंस करके बाहर आ सके। वो ये सामान लेकर तो अपने डिफेंस के लिए गया था, अपनी रक्षा के लिए गया था, लेकिन यहाँ ये सामान ही उसके ऊपर हावी हो गया। जैसे ही वो इस घर के अंदर घुसा, 7-8 मिनट उसने इस घर के अंदर बिताए, तो अपने आप ही उसने अपना चाकू निकाल लिया और अपने आप ही उसे अपनी छाती के अंदर मारने लगा। किस्मत से वो खुद को सिर्फ घायल कर पाए थे, उनकी जान बच गई थी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ अंदर हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब वो पूरे घर में अकेले थे और कुछ भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करवाए। लेकिन तभी उनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और जैसे ही उनको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, उनके होश और हवास उड़ गए, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहे। अपने आप ही उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और अपने आप को मारने लगे। उनको याद भी नहीं है कि उन्होंने ये चाकू कैसे निकाला था, लेकिन जब तक वो बच्चों की आवाज़ चलती रही तब तक उनका वो चाकू उनकी छाती के अंदर घुसा रहा था। वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज टाइप हो चुके थे, लेकिन पता नहीं उनके साथ आखिर हुआ क्या था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अंदर बहुत तेज़ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, फुटस्टेप्स की आवाज़ें आ रही थी, एकदम से वो गायब हो जाती थी और एकदम से ही वो कानों के अंदर सुनने लग जाती थी। तो इस बात को सुनकर तो और ज़्यादा थ्रिल जो था वो दुनिया के अंदर फैल गया और ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ आने लगे, लोग आने लगे, विजिट करने लगे। और यकीन मानिए सभी जब इस घर को विजिट करके वापस बाहर निकलते थे तो सभी के मुंह पर एक ही चीज़ होती थी कि इस घर के अंदर कभी वापस मत जाना, ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। इस घर को खड़े हुए आज लगभग 1.5 शतक हो चुका है और इस घर के अंदर से आज भी बहुत बुरी बुरी आवाज़ें आती हैं, साए दिखते हैं इसके अंदर। पता नहीं आप इस बात पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि ये घर आम घरों जैसा नहीं है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 109 साल आज उस परिवार को ख़त्म हुए हो चुके हैं, 109 साल बीत चुके हैं मूर फैमिली को ख़त्म हुए, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि मूर फैमिली का असल में मर्डर किन्होंने किया था और क्या मोटिव था उनके पीछे, और जिसने वो मर्डर किया था वो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या होगा? बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों से वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने ही इसके अंदर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि अंदर बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं और कोई नहीं चाहता कि कोई फालतू की भसड़ में पड़े। आप भी नहीं पड़ेंगे, आपने बस सुन लिया, आपके लिए यही बहुत है। खैर, इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पर रात को स्टोरीज़ में दिखा दूंगा। रात को 9 बजे स्टोरी लग जाएगी, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बलजीत कौर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।